नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं वुडन टच वारनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर, रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़। आजमगढ़ में 7वें चरण के विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार से नामांकन शुरू हो गया है। हर दिन अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से दलगत और निर्दलीय उम्मीदवार अपना नामांकन करेंगे। आजमगढ़ में पहले दिन अतरौलिया विधानसभा से भाजपा समर्थित निषाद पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत सिंह ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। उनके साथ लालगंज के भाजपा जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय, पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद समेत अन्य समर्थक कलेक्ट्रेट भवन में मौजूद रहे। आजमगढ़ में अपने कोटे की सीट अतरौलिया से प्रत्याशी का नामांकन कराने के लिए आए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि एनडीए गठबंधन फिर से सरकार बनाएगी। ये सरकार पिछड़ों, दलितों, गरीबों के लिए नीति बनाकर चलती है, इसलिए 2014 से ये सभी वंचित वर्ग एनडीए के साथ हैं और लोग वोटों का सौदा करती हैं, इसलिए उनके पेट में दर्द होता रहता है। मछुआ समाज पूर्ण रूप से निषाद पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। निषाद पार्टी को 15 सीट मिली है। जहां तक पश्चिम में आज प्रथम चरण के मतदान की बात है तो एनडीए ने जितना निर्धारित किया था उससे ज्यादा सीट मिलेगी। सब समुदाय एनडीए के साथ हैं। जब 2019 में साथ आए थे तो उस समय सपा बसपा व बहुत बड़ा गठबंधन बना हुआ था, लेकिन तब भी डॉक्टर संजय निषाद चुनाव जीते। उसी प्रकार इस बार भी चुनाव जीतेंगे। स्थापना का और पुनरुद्धार का, गरीबों का जो हक मारा गया था 70 साल से, उनके कपड़े, मकान, रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार छीना गया था पिछली सरकारों के द्वारा। ये पुनः उस सरकार को बनाकर हम लोग उसे साबित करना चाहते हैं 2022 की सरकार बनाने की। और आजमगढ़ में जो हमारी 10 सीटें हैं, ये 10 को जीतने के लिए डॉक्टर संजय आए हैं, क्योंकि कोई ऐसी सीट नहीं जिसमें हमें 40-50 हज़ार 60,000 निषाद ना हो। ये वो निषाद हैं जो सताए गए हैं 70 साल से। इनके साथ तेली, बढ़ई, लोहार, कहार, पालगढ़ी, केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, रैकवार, राजभर, मौर्य, तमाम कर्कवंशी और जातियां हैं। अब सवर्ण में भी जो बेचारे कमज़ोर थे, उनके साथ भी क्या अन्याय हुआ है। यहाँ किस तरीके से तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाती थी, किस तरीके से उनके साथ भेदभाव होता था, किस तरीके से लिस्ट आती थी लखनऊ से, उन्हीं को कपड़े, मकान मिलते थे, उन्हीं को। आज मैं बधाई देने आ रहा हूँ यहाँ आजमगढ़ की जनता को कि जो आगामी इलेक्शन जो बटन दबेगा उस अपने बच्चों के भविष्य के लिए दबेगा, कि बिना भेदभाव के मोदी जी ने, योगी जी ने, चाहे वो मुसलमान भी हो, उसका भी घर बनाया है, उसको भी अनाज दिया है, उसको भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वो भी किसान है तो उसे सम्मान निधि दिया है। कोई भी योजना रही है मोदी जी योगी की, उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हुआ कि उसमें फलाने जाति, फलाने धर्म को देना। तो उसको पुनः उस सरकार को बनाने के लिए हर जाति, हर बिरादरी, हर धर्म के लोग आज के दिन में इकट्ठे हैं और हम लोग आजमगढ़ की 10 सीट जीतेंगे, इतिहास रचकर जाएंगे हम लोग। क्योंकि अभी ये 2 पार्टी चुनाव, 3 पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल। ये संयुक्त एनडीए लड़ रही है। हम लोग 403 विधानसभाओं पर लड़ रहे हैं और ऐतिहासिक जीत तो आपने देखा होगा कि 2019 में लास्ट में मैं आया था। सपा बसपा का गठबंधन बहुत बड़ा हुआ था, लेकिन उस समय जब डॉक्टर संजय खड़े हो गए तो ऐतिहासिक जीत आई थी 2019 में। उसी तरीके से 2022 में ऐतिहासिक जीत आई। नहीं, कोई विरोध नहीं। जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं 70 साल से हमारे, नहीं, निषाद समाज और कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे पार्टी से प्रेरित लोग हैं, जो इन वोटों के सौदे करते रहे पिछड़ी दूसरे पार्टियों से, जिनकी दुकानें बंद रही हैं, जिनके लोग इसी पर उनकी जीविका चलती थी, उनके अंदर छटपटाहट थी। कुछ विरोधी जैसे हैं वो भी निषाद बन के आग लगाने का काम करते हैं। आज के दिन में मछुआ समुदाय पूर्ण रूप से निषाद पार्टी के साथ है। उसे नीति चाहिए, नेता नहीं चाहिए, नीति चाहिए और उस नीति बनाने के लिए हम लोग निषाद पार्टी का निश्चित रूप से 15 सीटें मिली हुई हैं और निषाद पार्टी उस पर भोजन भरी थाली पर 10 सीटें के आसपास लड़ रही है। बाकी पर हमारे बड़े नेता सब हट गए बीजेपी से।
नहीं, हमें देखो बैकवर्ड के नेताओं के पास थोड़ी है सब। बैकवर्ड का काम तो मोदी जी कर रहे हैं ना, योगी जी कर रहे हैं ना। हम नेता से कोई मतलब है, नीति से मतलब है, सरकार से मतलब है। सरकार के साथ सब बैकवर्ड हैं, सारे लोग हैं। 70 साल से पिछड़ों की नुमाइंदगी करने वाली जो सरकार थी, तो क्या बैकवर्डों के लिए कोई 5 साल में 5 नीति बनाई हो कि इनके बच्चों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए? अगर बनाई होती तो 2014 से क्यों जनता पिछड़ी, अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, सारी जातियाँ इनसे दूर भाग रही हैं, मोदी जी योगी के साथ आ रही है। निश्चित रूप से हो रहा है, अपने दिशा पर है, सब जा रहा है, अपनी दिशा पर है और समय पर सब आएगा। सब पश्चिम में सारे लोग आज के दिन में पिछली सरकारों की नाकामी का है और सारे लोग मिलके, हर वर्ग के लोग कमल बटन दबा रहे हैं। निश्चित रूप से है, पूरा का पूरा है। किसानों को सीधे अन्न दिया है, सबको उन्होंने सम्मान निधि दी है, बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ दिया है। तो उनको जनता का सीधे जुड़ाव मोदी जी योगी के साथ है, बीच वाले सब गए हैं। निश्चित रूप से ज्यादातर जितना निर्धारित किया है एनडीए ने, उससे ज्यादा सीट जीतेंगे। इस दौरान निषाद पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत सिंह ने कहा कि अतरौलिया की जनता बदलाव चाहती है और इस बार निश्चित रूप से बदलाव होगा, क्योंकि अतरौलिया में विकास के काम नहीं हुए, सिर्फ एक परिवार का विकास हुआ। आज मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी के आशीर्वाद से अपना नामांकन पूर्ण किया है और अब हम लोग अपने विधानसभा की तरफ जा करके जीत की हुंकार भरेंगे और हम लोग इस बार 10 तारीख को अतरौलिया का विधानसभा लखनऊ की विधानसभा में जाएंगे लेकर के। जिस तरह से अतरौलिया जो है बलराम यादव, संग्राम यादव का कर रहा है, 40 साल से लगातार रहा है, क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए, आपको शायद पता होगा, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 2014 में एक परिवार का खात्मा हो गया था। उसी प्रकरण में आप देखेंगे तो 2017 में प्रदेश से भी एक परिवार का खात्मा हो गया था। तो इस बार 2022 में विधानसभा में से एक परिवार का खात्मा हो जाएगा और वो हमारी हवा की लहर में उड़ जाएगा। क्या है जीत की रणनीति, कैसे है? जीत की रणनीति तो जनता तय कर चुकी है। पूरी जनता इस बार हमारे योगी में, मोदी में, निषाद समाज के हमारे लोग, सब लोग एकदम रम चुके हैं और इस बार आपको जनता दिखा देगी कि हमारी रणनीति क्या है और हम लोग किस तरह से जीत के जाएंगे। मौजूदा विधायक कहते हैं कि वहाँ बहुत विकास हमने किया, आपको क्या नजर आता है? विकास तो आप कभी एक बार हमारी विधानसभा में आइए और जरा देख लीजिए, सिर्फ उनके परिवार का विकास है, उनके घर का विकास है, उनके जाति वर्ग का विकास है। विकास कहीं नहीं है। आप देख लीजिए, हमारे घर से, मेरे अतरौलिया से गांव जाने की दूरी मात्र 6 किलोमीटर है और मुझे 60 मिनट लगते हैं वहां जाने में। तो विकास के नाम पे सिर्फ एक धब्बा है और हमारे मतदाताओं को भ्रमित किया जाता है और सिर्फ भ्रम पैदा कर रहे हैं लोग। आपका टिकट घोषित हुआ, काफी विरोध भी हुआ, ये कहा गया आप बाहरी हैं और विरोध, देखिए विरोध तो सिर्फ हमेशा विरोधी दल करता है, हमारे अपने लोग कोई विरोध नहीं करते। और रहा कहीं बात बाहरी जाने की, मैं यहीं अतरौलिया पचरी का पैदा हुआ एक बेटा हूं और शिक्षा दीक्षा लेने के लिए हर व्यक्ति बाहर जाता है। अगर वो अपने पैरों पर सक्षम नहीं होगा तो अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाएगा। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, अपने क्षेत्र का विकास करूंगा। माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी के आशीर्वाद से हमारे अपने अतरौलिया क्षेत्र का पूरा विकास होगा और आप 5 साल बाद हमसे इस क्वेश्चन को फिर पूछिएगा और आप देखिएगा अतरौलिया में विकास क्या होता है, ये हम दिखाएंगे आपको। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? अरे 100% है। मतलब आप सोचिए, आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जनता बोल रही है। जनता एकदम हमारी योगी में, मोदी में हो करके भारतीय जनता बड़े भाई की तरह से हमारा भूमिका निभा रहा है और हम छोटे भाई की तरह से हम उनके साथ हैं। 2019 में भी हम उनके साथ आए थे और आपने देखा होगा कि एक जीत की आंधी थी। 2022 में भी उसी प्रकार हमारी जीत की आंधी है और आपने देखा होगा त्रेता युग में भी राम की नाव पार कराने वाले भी हमारे निषाद जी थे और इस बार 2022 में भी हमारी नाव पार करने वाले भी हमारे निषाद जी ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी को पूरा सहयोग मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी तो हमारे बड़े भाई के रूप में, मैंने आपको बताया अभी, वो हमारे बड़ा भाई है, हम उसके छोटे भाई हैं और हम लोग मिल करके अतरौलिया की जनता के साथ इस बार आपको दिखाएंगे कि आंधी क्या है। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अमृत त्रिपाठी ने आज विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अंतर्गत पेड न्यूज एवं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित खबरों की निगरानी के लिए जिला स्तर पर स्थापित मीडिया प्रमाणन एवं मॉनिटरिंग समिति का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने नोडल अधिकारी विजय शंकर को निर्देश दिया कि एमसी में स्थापित टीवी की लगातार शिफ्टवार ड्यूटी लगाकर निगरानी कराई जाए। उन्होंने कहा कि निर्धारित फॉर्मेट पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की खबरों को दर्ज कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सभी बड़े समाचार पत्रों की फाइल तैयार कर चुनाव एवं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की खबरों की कटिंग कर रखा जाए। जिलाधिकारी ने इसके पश्चात निर्वाचन मतदाताओं के लिए स्थापित कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया तथा हेल्पलाइन नंबर 1950 पर आने वाली शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय पर करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने पोस्टल बैलेट भेजे जाने वाले रूम का निरीक्षण किया तथा अब तक कितने पोस्टल बैलेट डिस्पैच हुए उसकी जानकारी प्राप्त की तथा आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने लेखा टीम, ऑब्जर्वर रूम तथा व्यय प्रेक्षक रूम का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने ऑब्जर्वर रूम में फ्लेक्सी पर सभी आरओ के मोबाइल नंबर प्रिंट कराकर लगाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, मुख्य कोषाधिकारी विजय शंकर, अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉक्टर दीनानाथ यादव सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। स्वास्थ्य के मामले में जिले का लाइफलाइन अस्पताल जीवन बचाने के मामले में वास्तव में लाइफ सेवर बन गया है। ब्रेन स्ट्रोक जैसी घातक बीमारी से मरीजों को बचाने के मामले में लाइफलाइन अस्पताल को विश्व पक्षाघात संगठन यानी वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन ने डायमंड पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। इस संगठन ने भारत की 11 अस्पतालों को इस बीमारी में बेहतर कार्य करने के लिए चयनित कर उन्हें गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड पुरस्कार दिया, लेकिन देश के उत्तर प्रदेश से सिर्फ लाइफलाइन इसमें शामिल किया गया और वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन ने अस्पताल को डायमंड पुरस्कार से सम्मानित भी किया। बताते चले इससे पूर्व लाइफलाइन को उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने पर वर्ष 2021 में हेल्थ सेक्टर में बेहतर सेवा करने के लिए उद्यमी पुरस्कार देकर सम्मानित किया था। इसी क्रम में वर्ष 2019 में एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ इंडिया अवार्ड दिया था। वर्ष 2020 में दोबारा यह अवार्ड लाइफलाइन को मिला। इसी क्रम में वर्ष 2022 में वर्ल्ड स्ट्रोक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने लाइफलाइन को पक्षाघात बीमारी में उत्कृष्ट कार्य करने पर डायमंड पुरस्कार से सम्मानित किया। बताते चलें कि कोविड-19 की डेल्टा की लहर में लाइफलाइन से 90% मरीजों को क्योर करने का काम किया है। इस तरह से कहना गलत नहीं होगा कि लाइफलाइन अस्पताल उत्तर प्रदेश की प्रथम स्ट्रोक केयर यूनिट के साथ साथ न्यूरो सर्जरी के लिए देश और दुनिया के चुनिंदा अस्पतालों में शुमार हो गया है। आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के विश्वास और उनके इस भरोसे को मेंटेन रखने के कारण पिछले 10 साल से जो हम लोग लकवे को लेकर के इतना कुछ काम कर रहे थे, 2013 में हमने पहली थ्रोम्बोलिसिस की और स्ट्रोक की पहली स्ट्रोक केयर यूनिट, प्राइमरी स्ट्रोक केयर यूनिट आजमगढ़ लाइफलाइन हॉस्पिटल में बनी। वो आज 2022 में उस मुकाम पे है कि वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन ने देश के 11 हॉस्पिटल को डायमंड अवार्ड किया और उसमें लाइफलाइन हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश का एकमात्र हॉस्पिटल है जिसको इस अवार्ड से उसको मिला है। तो इस उपलब्धि को जनता तक पहुंचाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। सर, लकवा को लेकर के कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में, तो क्या लगता है कि जैसे कुछ लोगों को ये लगता है कि लकवे का इलाज संभव ही नहीं, तो ऐसे में लाइफलाइन हॉस्पिटल उनको कैसे अवेयर करना चाहती है जिनको इनकी नॉलेज नहीं? देखिए, लकवा किसी भी व्यक्ति को किसी भी एज में मार सकता है और इसके लिए जागरूकता जरूरी है। हमारे समाज के हर व्यक्ति को ये पता रहनी चाहिए कि अगर आपके आसपास खड़े किसी व्यक्ति को अगर अचानक किसी हाथ पैर में कमजोरी आ रही है, अगर अचानक उसकी आवाज़ चली जा रही है, अचानक उसकी आंखों की रोशनी चली जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत सहायता की ज़रूरत है। प्रभावित व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकता क्योंकि उसका एक हाथ पैर कमज़ोर हो चुका है और कई बार वो बोल भी नहीं पाता। तो ऐसे में अगर उसको 4.5 घंटे के अंदर थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी मिल जाए तो वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। उसकी ब्लॉक खून की नस को खोला जा सकता है जिससे प्रभावित हिस्से में खून का संचार शुरू हो जाने से वो नॉर्मल हो जाता है। इस तरीके से अब तक हम लोगों ने लगभग 150 लोगों को लकवे से बचाया है और ये देश का ही लगभग सबसे बड़े नंबरों में से एक है जिसमें हम लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इस तरीके के ट्रीटमेंट दिए हैं। सर, कितने लोगों का चयन हुआ है इस पूरे जो ग्राफ है आपका, जो रेशियो है, कितने हॉस्पिटल्स का चयन हुआ है उसमें लाइफलाइन हॉस्पिटल में क्या प्रमाणित है? वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में स्ट्रोक के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को एक प्रॉपर एक रूपता लाने की कोशिश करता रहता है। ये एक दुनिया में स्ट्रोक पैटर्न, स्ट्रोक ट्रीटमेंट को नियामक बनाने की सबसे बड़ी संस्था है। और आपका प्रश्न था? हमारा प्रश्न ये है कि अगर मान लीजिए कि जो आपका लाइफलाइन हॉस्पिटल है, हाँ, उसको कितने नंबर पे रखा गया है और जब डायमंड दिया गया है तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? इसके ये इसलिए दुनिया भर के जितने हॉस्पिटल्स हैं इसके लिए उन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई है जिसपे हम अपने ट्रीटमेंट डाटा उसको अपलोड करते हैं, जिसको देख करके वो डिसाइड करते हैं कि आपका ट्रीटमेंट के जो प्रोटोकॉल्स हैं क्या वो दुनिया की नियामक संस्थाओं के अनुरूप हैं और उस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और उस फॉर्मेट को भर करके हम लोग
फिर वो उस चीज़ को इवेलुएट करने के बाद डिसाइड करते हैं कि वो आपको अवार्ड दें या ना दें। तो इस वर्ष अभी देश के सिर्फ 11 हॉस्पिटल को उन्होंने डायमंड अवार्ड किया और उत्तर प्रदेश का एकमात्र हॉस्पिटल लाइफलाइन हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर जो आजमगढ़ का है, जिसको कि पहली बार ये एक डायमंड अवार्ड मिला है। उत्तर प्रदेश में अभी तक किसी भी हॉस्पिटल को डायमंड अवार्ड अब तक नहीं मिला था। कुछ हॉस्पिटल्स को गोल्ड प्लेटिनम अवार्ड दिए गए जो कि यहाँ के उत्तर प्रदेश के लीडिंग सेक्टर्स हैं, लेकिन पहली बार किसी हॉस्पिटल को डायमंड अवार्ड मिला। सर, पिछली सरकार में आपके एफर्ट से यहाँ पे सरकारी अस्पताल में जो है इंजेक्शन उपलब्ध कराया गया। इस सरकार में अभी इंजेक्शन नहीं है। लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, सरकार से क्या करना चाहिए कि उनकी जान बचाई जा सके? लकवा एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है और पूरे देश की ग्रोथ को रोकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस इंजेक्शन को, जो कि एक जीवन रक्षक इंजेक्शन है, अगर एक 20 साल के व्यक्ति को अगर लकवा का शिकार होता है तो उसके पूरा जीवन प्रभावित हो जाता है। वो देश को अपना जो पोटेंशियल दे सकता था वो दे सकने में असक्षम हो जाएगा, अक्षम हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से सरकारों से अनुरोध करूंगा कि इस इंजेक्शन को हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे अवेलेबल कराएं। पहले भी अवेलेबल कराया था, लेकिन दुर्भाग्य से प्रॉपर ट्रेनिंग के अभाव के कारण उसका समुचित उपयोग नहीं हो सका। हमारे सामने एग्जाम्पल है हिमाचल प्रदेश का, जो कि उसकी प्रशासनिक मशीनरीज ने अपने डॉक्टर्स को पूरी तरीके से एम्स में भेज करके उनकी स्पेशल ट्रेनिंग कराई और वहाँ पे कोई सुपर स्पेशलिस्ट न होने के बावजूद आज देश में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अवेयरनेस है और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ थ्रोम्बोलिसिस हो रही हैं। ये तो वेस्टेज ना हो, इसके लिए जो है इसके पहले गवर्नमेंट को इसको मंगाने से पहले क्या करना चाहिए? मैं लकवे के ट्रीटमेंट को, इसके कई स्टेप हैं। हमें जनता को जागरूक करना है, हमें डॉक्टर्स को ट्रेन करना है, हमें प्रशासन को अवेयर करना है। इन तीनों चीज़ों के साथ साथ हमें इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि हमारे आसपास के लोग कभी भी लकवे के प्रति अगर शिकार हों तो उसके बगल में खड़ा व्यक्ति उसे सही समय पे सही जगह पे तुरंत पहुंचा दे। अगर हमारे सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स इतने ट्रेंड रहें कि वो इस ट्रीटमेंट को, इस ऐसे पेशेंट को देख के तुरंत थ्रोम्बोलाइज कर दें, तो ये एक सच्ची समाज सेवा होगी। अच्छा, इस फील्ड में कोई और अपडेट टेक्नोलॉजी या ये सोनोग्राफी के थ्रू जो है इसको कर रहे हैं? सिटी स्कैन टाइप के 4.5 की अगर 6 घंटे के अंदर पेशेंट अगर एंजियोग्राफिक सूट में पहुंचा दिया जाए और अगर इंजेक्शन फेल होता है, क्योंकि इंजेक्शन सिर्फ 70% लोगों में ही सफल होता है, 30% लोगों में इंजेक्शन नहीं काम करता, तो ऐसे पेशेंट में तुरंत उसको एंजियोग्राफी सूट में ले जाकर के उसका क्लॉट सीधे निकाल लिया जाता है, जिसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं। तो ये एक एडवांस ट्रीटमेंट है जो कि अब उत्तर प्रदेश में भी हमारे बड़े हॉस्पिटल्स में, खासकर राममनोहर लोहिया, संजय गांधी पीजीआई और हमारे प्राइवेट सेक्टर में मेदांता जैसे हॉस्पिटल में उपलब्ध हो रहे हैं। बस ज़रूरत अवेयरनेस है और हमें चीज़ों को सही समय पे, उस चीज़ को, पेशेंट को सही समय पे उस जगह पे पहुंचा देना है। डॉक्टर साहब, इसका इलाज आयुर्वेद में भी और वो कितना कारगर साबित होगा? देखिए, आयुर्वेद पहली प्राथमिकता है कि पेशेंट को तुरंत बचाया जाए, उसके ब्रेन को जो हिस्से को खून नहीं मिल रहा है उसको तुरंत पहुंचाया जाए। आयुर्वेद का ट्रीटमेंट एक क्रोनिक डिजीजेस के रूप में अच्छा होता है, लेकिन एलोपैथी एक ऐसी विधा है जो आपको इमीडिएट इमरजेंसी क्राइसिस से निकाल के लाती है। जब आप जीवित बचेंगे तब आप क्रोनिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेद के योगा प्राणायाम, फाइनल ट्रीटमेंट तो अगर आपके अंदर कोई भी वीकनेस है उससे बाहर आने का तरीका एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम, यही सारी चीज़ें हैं जो भी वीकनेस है उससे बाहर आने के लिए। लेकिन योगा तो तभी काम करेगा जब आप जीवित बचेंगे और आपके अंदर के जो कमियां हैं, कमजोरियां लकवे से जो पैदा हुई हैं, उसको कम करने का तरीका तो ये थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी ही है। कल जो अवार्ड मिला उसके लिए किसको श्रेय मानते हैं? इस अवार्ड के पीछे पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास था, हमारे डॉक्टर्स की पूरी टीम की एक दिन रात की मेहनत थी, हमारे नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल्स, हमारे जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं, हमारे जो इस टीम के जो हमारे साथी हैं जिन्होंने हॉस्पिटल के डाटाबेस को पूरी तरीके से मैनेज करके रखा, उसका एक प्रॉपर एक उचित मैनेजमेंट किया और उसको वेबसाइट्स पे प्रॉपरली अवेलेबल कराया। ये सारी लोग, एक पूरे लाइफलाइन टीम जो है वो इस पूरे अवार्ड के पीछे है, जिसके कारण आज विश्व की संस्थाएं हमें रिकॉग्नाइज कर रही हैं। 2001 में इंजेक्शन की एक्चुअली शुरुआत हुई, तो मुंबई में था, इतने बड़े हॉस्पिटल में जब मैं मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था,
उस वक्त मेरे साथ में 4 न्यूरोलॉजिस्ट एंड ऑलमोस्ट 3 न्यूरो सर्जन थे। उस वक्त काफ़ी सीनियर थे। तभी भी हमने 3 साल में खाली 31 किए जब मैं सीनियर रेसिडेंट था। उसके बाद में वो स्पीड भी कम हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब ने जिस स्पीड से यहाँ पे किया है, एक 150-120 नंबर एक साल में हो जाना मीन्स एक साधारण घटना नहीं है ना। क्योंकि जब 10-10 लोग मिल के बड़े बड़े कारपोरेट हॉस्पिटल में पूरे साल में अचीव नहीं कर पाते हैं, हार्डली एक 30-35 ये नंबर के ऊपर नहीं चढ़ पाते। लेकिन यहाँ पे जो नंबर जो अचीव किया गया है एक बहुत बड़ा नंबर है, जो कि मीन्स 10 कंसल्टेंट भी मिल के नहीं कर पाते हैं बड़े कारपोरेट हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे आजमगढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तभी तो डायमंड दिया गया। मीन्स इतना बड़ा काम मैंने अभी तक मेरे मीन्स जितना मीन्स 20 साल से मैं देख रहा हूँ। मैंने लीलावती में काम किया, हरकिशन दास हॉस्पिटल में काम किया, अपोलो हॉस्पिटल में काम किया, लेकिन इतना बड़ा नंबर मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और इतना जितना तेजी से तीव्रता से यहाँ पे होता है उतना बड़े अस्पताल में भी होते हुए भी नहीं मैंने देखा। यहाँ से जो हमारा जो मीन्स गार्ड है जिस प्रकार से वो उठाता है और वार्ड बॉय भी जितना सजग रहता है उतना मैंने कहीं पे नहीं देखा। मीन्स ये इतना बड़ा कार्य मीन्स एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं नहीं मानता हूँ कि मीन्स बड़े बड़े प्रोफेसर भी कर पाए या दुनिया सिंगल कंसल्टेंट का इतना बड़ा नंबर हो सकता है। मैं अभी ये सोचने की मीन्स किसी भी स्थिति में भी नहीं हूँ कि बाबा ऐसा एक आदमी अकेला कर सकता है। और इन्होंने मीन्स इतना मीन्स क्या बोलते हैं कम फैसिलिटी और इतने बड़े मीन्स वैसे मीन्स सेंटर देखा जाए तो छोटा है, लेकिन आज अगर न्यूरोलॉजी के रूप में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा सेंटर हो गया है और उभर के आया है। आम लोगों के लिए किस तरह से आप जागरूक करना चाहेंगे कि इस लोग नहीं देखिए, जैसे कि मैं ये मानता हूँ एक बार ब्रेन डैमेज हो गया, ईश्वर हमें एक बार ही देता है। हाँ, अगर 4.5 घंटे में अगर आप उसको बचाने में आप कामयाब रहते हैं तो आपको जिंदगी भर साथ देगा। लेकिन उसके पहले अगर आपने एक्शन नहीं ली, उसको ब्लड सप्लाई नहीं दिया तो इट विल डेड फॉर एवर। उसमें से खाली 20-30% इंप्रूवमेंट जो प्रकृति करेगी बस उतनी ही मिलेगी वो एस्पिरिन के रूप में। लेकिन यही अगर 4.5 घंटे में फिर से आप खेती को अगर आप पानी देते हैं फिर से तुरंत हरी भरी हो जाएगी ना। यू विल लिव योर नॉर्मल लाइफ। ये लड़के को देख रहे हैं तो यही है, 4.5 घंटे के पहले अंदर जो करना है वो करना है। उसके बाद आप लाखों करोड़ों खर्चा करो, आपको जीवन नॉर्मल नहीं मिलेगा। ये अगर हम ऑफिस में काम कर रहे थे, अचानक पानी पिए और उठ के खड़े हुए, मेरा दायां पैर और दायां हाथ दोनों काम ही नहीं कर रहा था, उठ ही नहीं पा रहा था। लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था, मतलब चलने की स्थिति में नहीं था। इससे पहले कभी ऐसा हुआ था? इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या किया आपने? वहाँ से हमें वो लोग मतलब अपने फ्रेंड को फ़ोन किए, वो लोग हमें गोद में उठा के बाइक पे बैठाए, फिर लेके आए फातिमा हॉस्पिटल में। वहाँ आके थोड़ा सा हमको देखे और बीपी ज़्यादा हाई था तो वहाँ तुरंत रेफर किया कि आप लेके जाइए लाइफलाइन में। वहाँ पे कोई इंजेक्शन लग जाएगा 3.5-4 घंटे के अंदर में, तो आप रिकवर हो जाएंगे जल्दी से। तो तुरंत हमारे एक्शन सर ने, मैं बिजली विभाग में काम करता हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे, तो हमारे एक्शन सर ने तुरंत कहा चलिए। वहाँ यहाँ पे बात कर लिया तो पहले ही, और आए यहाँ पे और हमारे ये ट्रीटमेंट चालू हुआ। रात में तकरीबन हमको उस टाइम हुआ था, लेकिन बीच में स्ट्रोक आ रहा था, कभी सही हो रहा था, आ रहा था, लेकिन लास्ट में बोला डॉक्टर साहब ने ये लगाना ज़रूरी हो गया है, लगा देंगे तो आप एकदम सही हो जाएंगे। लगाने के बाद फिर दोबारा ऐसा नहीं हुआ। अस्पताल में आने के बाद आपको तुरंत ट्रीटमेंट मिला? जी। क्या कहेंगे? कैसा फील? बहुत धन्यवाद कहेंगे सर इस बात के लिए, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो फिर जिंदगी कैसे सोच नहीं पाएंगे कि क्या होता मेरे साथ। अब हाथ पर नहीं चल पा रहा था, मैं अकेले नहीं खड़ा पा रहा था, ये समझे। तो मैं घर का सबसे बड़ा हूँ, तो इस नाते सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अगर हम करा सोसाइटी तभी लोग उपलब्ध हो जाते हैं हमारे ऊपर। मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इस बात की। भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति के सदस्य राम प्रताप सिंह मोनू की पत्नी अनुपमा सिंह ने भाजपा नेता राकेश सिंह और आजमगढ़ सदर से बीजेपी प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा गुड्डो पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गुरुवार के दिन अपने सिधारी स्थित आवास पर प्रेस वार्ता कर अनुपमा सिंह ने कहा कि 4 फरवरी की रात करीब 11:30 बजे सरकारी कर्मचारियों व भाजपा नेता राकेश सिंह ने मेरे पति राम प्रताप सिंह उर्फ मोनी सिंह को फोन करके लोकेशन मांगा, और जब वो चर्च कंपाउंड के वैवाहिक कार्यक्रम से घर के लिए निकले तो राकेश सिंह व राजेश सिंह पुत्र राम प्रसाद सिंह, राकेश सिंह के लड़के एवं अन्य 2-3 लोगों ने मेरे पति की गाड़ी को घेर लिया और भद्दी भद्दी गालियां देते हुए गाड़ी से नीचे उतार कर बुरी तरह से मारते पीटते हुए कहा कि तुम अखिलेश मिश्रा गुड्डू का प्रचार नहीं कर रहे हो, सुना है तो उनका विरोध कर रहे हो, बहुत बड़े नेता बनते हो और तुम्हारी नेतागिरी खत्म कर देंगे।
इन लोगों ने इतना मारा कि मेरे पति अचेत हो गए। इन लोगों ने अचेत अवस्था में ही उन्हें गाड़ी में लाद कर मेरे घर छोड़कर चले गए। हो जाने पर मेरे पति ने आप बीती बताई। इस घटना से मेरे पति में और मेरे परिवार डरा सहमा है। घटना के दूसरे दिन से लोगों के फोन आने लगे और आम लोगों के ऊपर दबाव बनाए जाने लगे कि फेसबुक से पोस्ट हटा लें। दबाव दिलवाकर इन लोगों ने घटना से संबंधित फेसबुक पोस्ट डिलीट कर दी और न्याय दिलाने के तमाम वादे किए, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला। इसलिए थक हार कर हम पीड़ित परिवार के लोग शहर कोतवाली में FIR दर्ज कराने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं महिला आयोग से पति के साथ हुए जानलेवा हमले में न्याय की गुहार लगाई। मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है, आप लोग मदद करते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। तो आज मैंने आप लोगों को इसलिए कष्ट देने के लिए बुलाया है कि दिनांक 4/2/2022 11:25 पर फोन करके राकेश सिंह द्वारा मेरे पति राम प्रताप सिंह उर्फ मोनू सिंह का लोकेशन मांगा। जब चर्च कंपाउंड मड़िया के पास वैवाहिक कार्यक्रम में उपस्थित होने का लोकेशन लेते हुए उस समय फोन करके राकेश सिंह मड़िया, जो कि सरकारी व राजनीतिक दल के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, 11:50 पर जब पति ने 11:50 पर जब पति उस वैवाहिक कार्यक्रम से घर के लिए वापस आए, घर के लिए चले तो राकेश सिंह व राजेश सिंह पुत्र गण, संत प्रताप सिंह, संत प्रसाद सिंह, राकेश सिंह के लड़के व अन्य 2-3 लोग जिन्हें मेरे पति देखकर पहचान सकते हैं, जो कि पहले से घात लगाए बैठे थे। मेरे पति की गाड़ी को घेर लिया गया, उन्हें गाड़ी से बाहर निकालकर भद्दी भद्दी गाली देकर और मारने की नीयत से मारने लगे और कह रहे थे कि अखिलेश मिश्रा गुड्डू सिंह का प्रचार नहीं कर रहे हो, सुना है कि तुम उनका विरोध कर रहे हो, तुम बहुत बड़े नेता बनते हो, तुम्हारी नेतागिरी आज खत्म कर देंगे। देखते हैं भाजपा में साले तुम्हारा कौन सा साथ देता है। उक्त लोगों ने इतना मारा कि मेरे पति अचेत हो गए। उन्हें अचेत अवस्था में किसी तरह घर के अंदर ले आ पाए। थोड़ा होश आने पर दूसरे दिन पूछा कि आपको मार खाने की अचेत अवस्था में के बावजूद घर तक कौन लेकर आया, तो मेरे पति ने बताया कि जिन्होंने मारा था मैं बेहोश हो गया था, उन लोगों ने ही गाड़ी पर लाद कर घर तक ले आया और छोड़कर भाग गए। ऐसे कृत्य में पूरा परिवार डरा हुआ और सहमा हुआ है। दूसरे दिन और छोड़कर भाग गए। ऐसे कृत्य में पूरा परिवार डरा हुआ और सहमा हुआ है। दूसरे दिन यदि लोगों की यदि मैं इस दूसरे दिन सुबह सुबह से ही लोगों ने फोन आने लगे और लोगों ने ऊपर दबाव बनाया जाने लगा। यदि जो मैं अपने मोबाइल से फेसबुक पर शुभचिंतकों के जानकारी के उद्देश्य से उत्कृष्ट कार्य पोस्ट लगाए तो मेरे पति पर दबाव बनाकर राकेश सिंह, अखिलेश मिश्रा, गुड्डू व उनके शुभचिंतक पोस्ट को डिलीट करवा दिए। न्याय दिलाने के लिए तमाम आश्वासन दिए गए। उक्त जानलेवा हमले से मेरा परिवार डरा और सहमा हुआ है। मेरे पति का जब काफी दर्द बढ़ गया तो मैं जिला अस्पताल गई और मेडिकल कराई, जिससे मेरे पति की बाईं आंख के नीचे हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि वे 2 सप्ताह तक कुछ भी न बोले व खाने में लिक्विड पदार्थ ले, नहीं तो बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा।
इस समय मेरे पूरे परिवार को राकेश सिंह व अखिलेश मिश्रा गुड्डू सिंह के समर्थक द्वारा डराया व धमकाया जा रहा है। आज मैंने निर्णय लिया है कि आप लोगों को सूचित करके FIR कराने जा रही हूँ। यदि मेरे परिवार के साथ कोई भी घटना घटित होती है, उक्त जिम्मेदारी आप लोग की होगी। मैं पुनः मुख्यमंत्री महोदय, जिला अधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ एवं महिला आयोग उत्तर प्रदेश से मेरे पति के साथ हुआ जानलेवा हमले में न्याय की गुहार करती हूँ। अतरौलिया थाने के गजेंद्र पट्टी अजगरा निवासी सीमा पत्नी परविंद्र अतरौलिया थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी शादी परविंद्र पुत्र सताव के साथ लगभग 20 वर्ष पूर्व हुई थी। शादी के बाद उनका सोनू 17 वर्षीय का एक लड़का भी है। मेरे पति और मेरी सास मिलकर हमसे छुपाकर मेरे पति की दूसरी शादी अम्बेडकर नगर जनपद में करा दी है। 2 फरवरी को रात करीब 9 बजे पीड़िता और उसके पुत्र सोनू को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए मारपीट कर घर से निकाल दिया तथा पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने तहरीर के माध्यम से अपनी सुरक्षा तथा न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता और पीड़िता के लड़के ने अपनी कहानी बयां की है। 22 साल हुआ हमारे शादी हुए और वहीं रहते थे, एक बच्चा भी है। करीब शादी हुई थी? परमेंद्र यादव से। कहाँ के रहने वाले? अजगरा के। अच्छा, क्या समस्या और बताइए। जी जो है वहीं पे रहते थे। हमारे पास एक बेटा भी है 15 साल का और करीब 28 जनवरी को उसने जो है मार के भगा दिया। किसने मार के भगा दिया? परमेंद्र यादव। क्यों मार के भगा दिया? जी सर, उसने जो है कहीं शादी करना चाहता था और उससे हमारा पहला मुकदमा भी चलता था और उसने जब पैसा देना हुआ तो सुलह करा लिया और हमारे यहाँ से ट्राली ट्रैक्टर भी जो है ले गया उसमें कि हम अब रखेंगे, दहेज में दे दीजिए। जी सर, इसके बाद जो है दूसरी शादी करने के चक्कर में मार के भगा दिया 28 जनवरी को। क्या और दूसरी शादी कर ली है? जी 2 फरवरी को किया है। आपने थाने पे प्रार्थना पत्र दी है, एसओ ने क्या कहा आपसे? जी कहे कार्रवाई करेंगे, वो होनी चाहिए सर। जो है मम्मी की शादी जो है हमारे पापा से 20 वर्ष पहले हुई थी और जो है 26 जनवरी को 28 जनवरी को जो है जहाँ हमारी मम्मी को मार के भगा दिए हैं और हमको भी मारते हैं। बोलते हैं, पिस्टल दिखाते हैं, बोलते हैं अगर बार बार जो है बोलते हैं कि थाने पे जाओ, देखता हूँ थाना वाला क्या कर लेता, और जो है हम लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं। परमेंद्र यादव। आपकी उम्र कितनी है? जी 17 वर्ष। तो क्या बोलते हैं आपके पिताजी? जी बोलते हैं कि भाग जाओ नहीं तो यहाँ से बहुत मारूंगा, और जो है बार बार हम लोगों को पिस्टल दिखाते हैं और जो हम लोगों को परेशान करते हैं। रहने नहीं दिए हैं थाना में। जी तो क्या बोले थाना से, क्या मांगे किए हैं? जी बोल रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी। आप मांगे क्या है? प्रार्थना पत्र में क्या है? जी हमने बताया कि जो उन्होंने दूसरी शादी कर ली और ऐसा हम लोगों को मार के भगा रहे हैं और हम लोगों का कहीं रहने का ठिकाना नहीं है। हम लोग क्या चाहते हो? जी हम लोग यही चाहते हैं, जी हम लोग न्याय चाहते हैं। आजमगढ़ के बिलरियागंज थाने की पुलिस ने नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोपित बेटे को गुरुवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसकी मां की तलाश जारी है। बिलरियागंज क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने बीते मंगलवार को स्थानीय थाने में नाबालिग पुत्री के अपहरण कर लेने का आरोप लगाते हुए स्थानीय कस्बा निवासी ऋतिक कुमार बारी, पुत्र देवानंद बारी, उसकी मां साधना देवी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही पुलिस को गुरुवार की सुबह जानकारी मिली कि उक्त मामले में आरोपी ऋतिक बारी अगवा की गई लड़की के साथ क्षेत्र के जयगहां बाजार में मौजूद है और दोनों कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस के बताए स्थान पर पहुंचकर वहां मौजूद आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके साथ रही लड़की को बरामद कर लिया। अब इस मामले में पुलिस आरोपी की मां की तलाश कर रही है। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर,
फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। रमा हॉस्पिटल नरौली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर अमित कुमार सिंह, डॉक्टर ब्रजेश कुमार चौहान, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव और डॉक्टर एस.के. चौधरी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। सभी प्रकार की ऑपरेशन की सुविधा, ICU, ICCU, 24 घंटे इमरजेंसी, वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, डिजिटल एक्सरे, कैथ लैब एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली आजमगढ़।